सेंटिमेंट्स है और उन्होंने भी कहा कि आज हम समझ गए हैं कि भारत अगर इस ऊंचाइयों पर बैठा है और ऊंचा जा रहा है भारत, तो उसके पीछे है कौन? आपके सबके जो हैं माँ बाप का आशीर्वाद है, इसलिए उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो कमिटमेंट है, उसकी वजह से भारत इतना आगे जा रहा है। तो ये शायद मैं एक चीज़ अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तानियों को समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने बहुत पहले जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था ना, तो मैंने एक ट्वीट करा था और ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट पे लिखा है कि अनदर कश्मीरी पंडित किल्ड इन कोल्ड ब्लड, यस वी कांट गिव पर्सनल सिक्योरिटी टू एवरी इंडिविजुअल बट वी कैन आर्म द केपीज यानी कश्मीरी पंडित्स। वी शुड, दे मस्ट बी ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी, वीडीसीज, ये विलेज डिफेंस कमिटीज हुआ करती थी एक टाइम पे, वर एक्टिव वंस, व्हाई नॉट अगेन विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। बिल्कुल, ये मैंने करा था 15 अक्टूबर 2022 को, यानी कि पिछले साल 15 अक्टूबर को मैंने ये ट्वीट करा था। अच्छा, तो अब ये हुआ है कि ये ताजा खबर है आज की, करने लगी क्या ट्रेन? जो जम्मू में अटैक्स हुए हैं राजौरी में, उसके बाद सरकार ने विलेज डिफेंस कमिटीज जो कि 90s में फॉर्म हुई थी और फिर उनको बंद कर दिया था, वो दोबारा फॉर्म कर दी हैं और तकरीबन 5000 लोगों को गुड और करो ज्वाइन करवा दिया गया। 5000 क्या गांव वालों को, हर एक 5000 गांव वालों को हथियार देंगे। गुड, ये राजौरी जम्मू क्षेत्र में आता है। सोच ही नहीं सके अंदर आए, पता चलेगा अंदर आए तो सारों के सारों है हमारे गांव में ही। तुमको एसएलआर्स भी देंगे, जो सेल्फ लोडिंग राइफल है, जो एक जमाने में इंडियन आर्मी यूज करती थी। मैंने तो एसएलआर पे ट्रेनिंग करी एकेडमी में, जब हम लोग थे तो तब एसएलआर ही यूज होती थी। और आज इंसास होती है, इंसास से तो खैर अच्छा ही हथियार है एसएलआर, लेकिन यू नो व्हेन योर एनिमी इज यूजिंग AK-47 और आप 303 से उसका जवाब देंगे, एसएलआर से देंगे, तो हो नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी को शुरू में यही प्रॉब्लम हुई थी जब ऑपरेशन पवन के लिए गए थे ना श्रीलंका में, जब एलटीटी से लड़ाई हो रही थी, तब एलटीटी से लड़ाई होती हो तो यही हुआ कि हमारे पास एसएलआर थी जो एक समय पे एक ट्रिगर दबाने से एक गोली निकलती है, राइट? यू फायर वंस, वन बुलेट कम्स आउट। वहां पे तो एक बार निकाल के 30 की 30 निकलती थी। सो वी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, फिर धीरे धीरे हमने मैनेज करा, कुछ एलटीटीज को मारा, उनके वेपन लिए, फिर और मंगवाए बाहर से, इस तरीके से मैनेज करा। कश्मीर घाटी में तो लगभग सभी के पास AK-47 है जो ऑपरेट कर रहे हैं। नए नए हथियार इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं, लेकिन ये जो विलेज डिफेंस कमिटीज है ना दोस्तों, ये तो जम्मू में खुल गई है, इनको कश्मीर में भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दें। ये 303 के बस का, हाँ 303 का ये है कि एक बार 303 की गोली लग गई किसी को, फिर वो सीधा ऊपर जाएगा फिर। लेकिन वेपन तो आप एक गोली चला रहे हैं और तब तक 30 आ रही हैं आपकी ओर, तो ये कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर वो मरने का सामान है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से दरखास्त करूंगा मैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे, मेरे वीडियो के बाद या मेरे ट्वीट के बाद आप लोगों ने ऐसा करा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है, पर मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमने भी इतना कुछ कहा हुआ है, वो मोदी जी ने किया है, पर इसका मतलब है कि वहां पे लोग वैसा सोच के कर रहे थे। पंडितों के हाथ में AK-47 दीजिए, क्योंकि AK-47 का मुकाबला AK-47 नहीं कर सकती। आप 303 से या SLR से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये करना पड़ेगा, यू हैव टू बाइट द बुलेट। नहीं, उनसे बल्कि बेटर होने चाहिए। पहली चीज जो आई थी, मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि वी आर आर्मिंग द सिविलियंस नाउ, और विलेज डिफेंस कमिटीज जो हैं वो वापस बन रही हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान की जो बिजनेस काउंसिल है, जो जिसमें सारे बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने तो ये बोल दिया है अपनी सरकार को कि बॉस आप सीधा सीधा ना डेट फॉरगिवनेस की बात करो। ये डेट फॉरगिवनेस है क्या दोस्तों? डेट फॉरगिवनेस है कि जो आपको कर्ज दिया है माफ होगा, आपको बैंक्स ने कर्ज वो दिया ये करते होंगे ना पाकिस्तान बिजनेस में, किसी देश ने कर्ज दिया हो, या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कर्ज दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने भी आपको कर्ज दिया हो, राइट, आप उनके सामने हाथ जोड़ दो, बोलो कि बॉस हमारे बस का नहीं है ये वापस करना, तो क्या हम वापस कर ही नहीं सकते, थैंक यू, हम देंगे ही नहीं वापस, आप माफ कर दो हमें। फॉरगिवनेस यानी कि माफ कर दो, आप बोलो डेट फॉरगिवनेस हो जाओगे तुम। अब पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि डेट फॉरगिवनेस की नहीं, फिर कुछ नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान, मतलब भिखारी हो जाएगा तब पॉसिबल है कि in its detailed proposals for improving the country's external and fiscal accounts, the advocacy body of Pakistan's largest private sector businesses said Islamabad should obtain professional advice from sovereign debt advisors on restructuring and extending the debt payment terms as well as the cost of servicing it। यानी कि देखो, वो कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट से राय लीजिए पहले, जो आपने कर्ज लिया है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जो आपने कर्ज लिया है वो भाई उसका आपको EMI देना पड़ेगा, जैसे आप और हम लेते हैं, किसी को 2 व्हीलर खरीदना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, पर्सनल लोन लेते हैं,
तो आप ईएमआई देते हो ना, तो उसी तरीके से देश भी ईएमआई देता है। अब देश जो ईएमआई दे रहा है, कह रहा हूं हम ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ईएमआई करने के लिए दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस लूप में घुस गया है कि कर्ज के ऊपर जो ब्याज है उसको देने के लिए भी कर्ज, और इस चक्रव्यूह से कोई बाहर निकलने का रास्ता है नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं डेट फॉरगिवनेस की बात करो यार, जो बस खत्म करो, अब हम दे ही नहीं सकते तुम्हें। इस नहज पे पाकिस्तान आ गया है कि साफ मना करे, जी हम दे ही नहीं सकते, भागो यहां से। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक और जबरदस्त खबर आई है, जबरदस्त इन द सेंस की दुखदाई खबर है पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये 4.5 बिलियन हो गए हैं सिर्फ। पहले 6 नहीं थे, ये 10-15 दिन पहले 6.2 बिलियन नजर का। और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्ते का इंपोर्ट का, पहले 1 महीने था ना, अब 2-3। और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है कोशिश करने में। 4। मैं थोड़ा सा ना तफसील से आपको बताना चाहता हूं, डिटेल में जाना चाहता हूं इसमें। इसके कारण क्या है? अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, अब पाकिस्तान जा रहा है, उनके आर्मी चीफ गए सऊदी अरेबिया, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरेबिया चले गए। अच्छा। तो चाइना जा रहा है, कोई फ्लाइट पकड़ के यहां जा रहा है, पैसे दे दो पैसे दे दो। अब लोग भी क्या है, ऊब गए हैं पाकिस्तानियों से, कहते हैं यार तुम डेली खड़े हो जाते हो दरवाजे पे घंटी मार रहे, दस्तक देते हो, जरा कुछ दे दो कुछ दे दो यार, अब भी दिया था फिर आ गए, और तुम्हारे हालात क्या ठीक होंगे? तुम्हारा रोड मैप क्या है अपने हालात ठीक करने का? तुम बताओ ना। ठीक है, तुमने बोला कि 5 अरब, हमने तुम्हें 5 अरब दे दिया, माना कि दे दिए, अगली बार से क्या करोगे तुम? ये तो हमें जरा समझाओ। अब इशू पाकिस्तान के साथ ये है कि सऊदी अरब को कुछ जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा मांगते रहेंगे। बोल दे, या अमेरिका बोल दे तो इस्लाम तुम्हें भी गंगला कर देंगे अपनी तरह। टर्की से मांगेंगे, बात करते हैं कि साहब हम मुसलमान मुल्क हैं इसलिए हमें ऐसे कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये वो, ये फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देता है, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट है। अगर किसी एक इवेंट में टेररिज्म के अलावा गोल्ड मेडलिस्ट है पाकिस्तानियों का, तो विक्टिम कार्ड पे है। तो दोस्तों विक्टिम कार्ड खेल देते हैं फिर पाकिस्तानी, ये नहीं बताते कि हम आगे कैसे मैनेज करेंगे। और फिर उनकी जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो कहते हैं कि डेट आप फॉरगिवनेस की बात करिए, माफी कर दो जी, किसी से 10 अरब लिए और जी मट्टी पाओ, किसी से 20 अरब लिए और जी छड़ो जी मट्टी पाओ। और कितनी मट्टी लाओगे तो कितनी मट्टी पाओगे, ये तो सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तान से एक चीज समझा दूंगा, जो मैंने बोला था डिटेल में, ये हो क्यों रहा है आपके साथ। इसके बहुत रीजंस हैं, पर इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, ये आपका कश्मीर ऑब्सेशन है। मैं खुल के आज आपको 2-3 बातें बताता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय, खासतौर से फौजी रिटायर्ड, आपको ये सब चीजें बोलेगा। ये कड़वी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कड़वी बातें आपको सुननी चाहिए, तभी आपकी अकल ठिकाने आएगी और आप सीखेंगे कुछ। नहीं सीखेंगे। देखिए मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कश्मीर में खून खराबा करा, तब आप घोड़े पर सवार थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये कर देंगे, काफिरों को मार देंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब फिल्मों के आपने डायलॉग मारे। आपने कश्मीर में खून खराबा करा, आपने पैसे लगाए, आपने पैसे लगाए, लोग वहां पे मरे, कई हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों की तादाद में जाने गई, वहां पे भारत को बड़ी परेशानी हुई। आपको क्या लग रहा था कि भारत क्या करेगा? लग क्या रहा था आपको? आपने 26/11 करा, आपको क्या लगा भारत क्या करेगा? आपने पार्लियामेंट पे अटैक करा, अक्षरधाम टेंपल पे अटैक करा, आपने दिल्ली में, मुंबई में 1993 में आपने दाऊद इब्राहिम के थ्रू अटैक करा। आपको क्या लगा था कि भारत क्या करेगा? कर्मा का फल का वेट करेगा। आप कहते हैं पुरानी चीजें भूलो जी, आगे चलो। आपको क्या लग रहा है भारत भूल जाएगा पुरानी चीजें? यहाँ पे हजारों साल पुरानी चीजें लोग याद करते हैं यार। आप क्या आप सोच रहे हो? ये जो है आपका जो हो रहा है ना, ये सब मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी है। 3-4 चीजें जो आपके साथ हो रही हैं। सबसे पहले, आपको IMF पैसा देगा, जरूर देगा IMF आपको पैसा, 100% आपको पैसा देगा, लेकिन 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा जरूर मिलेगा आपको, अमेरिका से, सऊदी से, हर जगह से, लेकिन कुछ महीने बाद। यानी कि वो जो पैसा जो आपको मिलना था, जो आपके जख्म की मरहम बननी थी, वो दोबारा एक जख्म बन जाएगा पैसा लेके। पैसा लिया भी, काम भी नहीं हुआ, ब्याज भी चढ़ गया, अब क्या करें? ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपकी जो इकोनॉमी डूब रही है, आपकी जो हर जगह आपको जिल्लत और रुसवाई झेलनी पड़ती है, आप जब जाते हैं बाहर, हर जगह आपको परेशान। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है?
आप कहते हैं भारत टेररिज्म कर रहा है, हमें जरूरत नहीं है टेररिज्म करने की भाई, हमें कोई जरूरत नहीं टेररिज्म की। हम नॉन काइनेटिक मीन्स या हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम डिप्लोमेसी से और इकोनॉमिक पॉलिसी से ही आपका गला घोट रहे हैं। और करो कश्मीर 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 कश्मीर, पाकिस्तान से हाथ धो बैठोगे। ये मैं आपको संदेशा दे रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं कोई नफरत की भावना से आपको नहीं बोल रहा हूं कि मेरे मन में नफरत है, वो है, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो मैं कोई कंट्री पे कोई डिपेंडेंसी ना हो, बोले देखिए हमारे पास खाना इनफ है, रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, ठीक है कुछ चीज़ें जो नॉन एसेंशियल हैं वो नहीं आएंगी, तब कोई कंट्री को प्रॉब्लम नहीं होती। फॉरेन रिजर्व है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफ माल है अपनी कंट्री में जीने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑयल की, क्रूड ऑयल की। जब आपका फ्यूल नहीं आता तब आपकी गाड़ियां रुक जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है, एनर्जी रुक जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाती है, मतलब बहुत कुछ फिर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का डिपेंडेंस जो है क्रूड ऑयल पे है। गाइज आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।